हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के चैप्टर 2 को। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वह है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, संविधान के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी जो है गलत है। संविधान उन विनियमों और नियमों का लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश के शासन का संचालन होता है। इसके अंतर्गत सरकार के अंगों व जनता के अधिकार, कार्य एवं दायित्व का वर्णन होता है। इस प्रकार संविधान अनेक कार्य करते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है। संविधान का पहला कार्य यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और यह भी निर्धारित करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमाएं भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है, जिससे सरकार कभी उसका उल्लंघन न कर पाए। संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है गलत है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्र सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। उदाहरण स्वरूप, जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। जर्मनी के संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति विधि, किंतु दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही है। विभिन्न देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी है क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के संविधान विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान के उदाहरण है। इन संविधान को एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात बनाया गया। अगला देखते हैं, निम्न जो है कथन और कारण को पढ़ना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन है, संविधान केवल सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है। कारण है, संविधान सरकार को ऐसी शक्तियाँ देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम करे। तो आंसर हो जाएगा ए गलत है, परंतु आर सही है। संविधान केवल सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं, बल्कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता और शक्तियाँ प्रदान करता है जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त संविधान एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माण का भी कार्य करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है गलत है। अधिक कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाता है। एक अच्छा संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखता है। तो ये दोनों कथन जो है सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सी बात जो है की धारणा स्पष्ट करता है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि संविधान द्वारा ही संसद के गठन की प्रक्रिया, उसकी शक्तियाँ तथा सीमाएं निर्धारित होती हैं। संविधान ही तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार, संसद द्वारा अपने नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले कानूनों की सीमा निर्धारित करना है। संसद संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगला देखते हैं, कथन और कारण दिए गए हैं, उनको पढ़ना और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। कारण है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न कथन दिए हैं ए और आर, कथन और कारण दिए गए, इसको पढ़कर जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन है, भारतीय संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश की शासन प्रणाली का क्रियान्वयन होता है। कारण है, भारतीय संविधान के आधार पर ही देश के किसी कानून का निर्माण किया जाता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के अनुकूल ना हो। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सही। ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्नों के समाधान हेतु एक 3 सदस्यीय कैबिनेट भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने भारत के नए संविधान की रचना हेतु एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की।
भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा केवल दो जो है सही है। दिए गए कथनों में केवल दो सत्य है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा न होकर भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से कराया गया। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। कथन और कारण दिए गए हैं, पढ़ना है और कूट की सहायता से उत्तर का चुनाव करना है। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर सही है। तो देखते हैं क्या है। संविधान सभा के निर्वाचन में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। कारण प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा की सीटें दी गई। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण भी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। ब्रिटिश सरकार के अप्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से संविधान सभा के 292 सदस्य चुने थे। देशी रियासतों को संविधान सभा की न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदायों में बांटा गया था। भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों कथन जो है सही है। भारतीय संविधान के बारे में दिए गए दोनों कथन सही हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई। इस बैठक में सभा के वरिष्ठतम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो है निर्वाचित किया गया। संविधान सभा में अपनी स्थिति को कमजोर देखते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाते हुए एक अलग संविधान सभा की मांग की और संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है गलत है। कथन दूसरा जो है गलत है, क्योंकि सामाजिक रूप से संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, अनुसूचित जाति और जनजाति, कानून के विद्वान और पेशेवर लोग शामिल थे। संविधान सभा में कांग्रेस को 208 सीटें, 199 सदस्य कांग्रेस और 9 सदस्य कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार प्राप्त हुई थी, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें व 8 स्वतंत्र सदस्य थे। इस तरह संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। संविधान सभा में कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचार के लोग थे। इसमें कई सदस्य ऐसे थे जो किसी विशेष मुद्दे पर कांग्रेस के विचार से असहमत होकर उसका विरोध करते थे। निम्न में से कौन से सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। आंसर हो जाएगा सी, फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर HP मोदी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। दिए गए कथनों में दोनों कथन सही है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इसमें 8 मुख्य और बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी समितियां। इन प्रमुख समितियों में जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति ने अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। संविधान सभा का कार्य व्यवस्थित तथा सर्वसम्मति पर आधारित था। सबसे पहले बुनियादी सिद्धांत पर सर्वसम्मति का प्रयास किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने एक प्रारूप तैयार किया। संविधान के इस प्रारूप की धाराओं पर चर्चा की गई। 2000 से अधिक संशोधनों के बाद इसे प्रभावी रूप दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे कथन जो है सही है। 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वर्ष 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाए जाने का कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने का अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 में पार्टी संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तब से वर्ष 1947 तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी की इसी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगला देखते हैं, निम्न कथन किसका है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं।
राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यदि वह नकारना अधिक लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर। उपयुक्त कथन जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन 25 नवंबर 1946 को संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर के अंतिम भाषण का अंश है, जिसमें उन्होंने भारत के भविष्य की चिंताओं का सामना रखा था। भीमराव अंबेडकर 1891-1956 तक सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत विभाजन और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। सी जो है गलत है। सी जो है युग्म गलत है, क्योंकि टीटी कृष्णमाचारी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष नहीं बल्कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। टीटी कृष्णमाचारी तमिलनाडु के उद्यमी और कांग्रेस के नेता थे, जो बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और के.एम. मुंशी प्रारूप कमेटी के सदस्य। अगला तो सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। अंतरिम सरकार के मंत्री और पद हैं, तो देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अबुल कलाम आजाद। शिक्षा मंत्री जॉन मथाई। वित्त मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ पटेल के अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। पटेल ने भारतीय रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वह देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। आजाद शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्र के ज्ञाता और अरबी के विद्वान थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। जॉन मथाई अंतिम सरकार में वित्त मंत्री थे। इन्होंने मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खान के त्यागपत्र के बाद यह पद संभाला। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। वह सफल उद्यमी, पंजाब विधानसभा में पृथक अकाली पार्टी के नेता और संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।